ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी लाखों संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जीरो लेवल से, शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, संभाषण करना तथा संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर के सही सही अर्थ को समझना सीखने के लिए इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की श्रृंखला का आरंभ हुआ है। आज हम इस श्रृंखला की कक्षा संख्या 3 को पढ़ेंगे। 2 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं आपको, और इन सभी कक्षाओं को कोई भी पाठक कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। इसके लिए हमने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को जो पीछे पढ़ा दी गए हैं, आगे पढ़ाई जाएंगे, क्रमानुसार सीरीज से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। इस कक्षा में 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के कोई भी स्त्री पुरुष अपने घर पर ही बैठे बैठे शुद्ध संस्कृत को सीख सकते हैं। यह अभियान देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा निःशुल्क संचालित किया जाता है। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप परिश्रम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, संकल्प पूर्वक संस्कृत भाषा को प्रतिदिन अपने घर पर ही बैठे बैठे पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, अपने बालकों को भी पढ़ाएं और अन्य मित्रगणों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तदर्थ आप इन कक्षाओं को भरपूर शेयर कर सकते हैं, कोई भी इस पर बैन नहीं है। इसके अतिरिक्त आप इन सभी कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
उस पर क्लिक करके आप आराम से अपने घर पर बैठे बैठे ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, ये तीसरी कक्षा है मित्रों, और हमने 2 कक्षा में अभी कुछ बातें संस्कृत के विषय में सीखी हैं, और क्यों सीखना चाहिए ये भी मैंने गत कक्षा में बता दिया था। अब हम मुख्य रूप से अब पढ़ना आरंभ करते हैं। हम बिल्कुल 0 लेवल से चल रहे हैं, और आपसे मेरा पहले ही कक्षा में निवेदन किया था मैंने आपको कि आप धैर्य पूर्वक, संकल्प पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहे। एक कक्षा में आप नहीं सीख सकते हैं, 2 में नहीं सीख सकते हैं। ये एक सीरीज है। पूरी सीरीज पढ़ने के बाद में, पूरी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आप मेरा धन्यवाद करेंगे कि गुरुजी ने हमें संस्कृत भाषा सिखा दी। ठीक है, ये मैं अपने कक्षाओं में बार बार बोलता रहता हूं अपने प्रिय पाठकों को कि ये भाषा है, ये भाषा जादू की छड़ी से नहीं आती है। भाषा परिश्रम, श्रद्धा, संकल्प, धैर्य से आती है। तो आप मित्रों निरंतर सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें। बिना क्रम के आपको ये कक्षाएं समझ में नहीं आए। दूसरा, आपसे एक बहुत विशेष निवेदन कर देना चाहता हूं अपने सभी पाठकों को कि आप वीडियो को स्किप ना करें। ऐसा नहीं आपने वीडियो का कुछ भाग छोड़ दिया तो मानिएगा आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। आपको पूरा सुनना है। मैं आपका एक समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये सीरीज है, ये शास्त्र की सीरीज है, इसलिए आपको पूरी कक्षा को सुनना है। कोई बात पीछे छूट गई, आपने स्किप कर दिया वीडियो को और मैं आगे समझाना चाहूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी पाठक वीडियो को स्किप ना करें। आरंभ से लेकर के अंत तक धैर्य पूर्वक सुने, समझें। ठीक है, चलिएगा आगे भी इस बात को आपको ध्यान रखना है पूरे इस सीरीज को पढ़ते हुए। तो गत कक्षा में मित्रों, और ये पुस्तकें, इन पुस्तकों को आप मंगा सकते हैं। ये 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं ये सीरीज से संस्कृत सिखाने के लिए। ये वेबसाइट दी गई devvanisanskritam.com वेबसाइट, इससे। और हमें संस्कृत भाषा को विश्व स्तर पर लाने के लिए इस चैनल को 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए। तो इसके लिए आप अपने परिवार और मित्रगणों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा करके सहयोग प्रदान करें। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये कुछ बातें बताई थी। गत से ये संस्कृत आदि की ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आज ये वर्णमाला मैंने आपको टेबल दिखाया था पिछली कक्षा में। ये है संस्कृत की पूरी वर्णमाला। ठीक है, इसको आज पढ़ना है हमको। आज 1-2 कक्षाओं में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिएगा इसको बात अभी करते हैं। आपको मैंने बताया है आप एक कॉपी और पेन जरूर रखें। ठीक है, कुछ बातें आपको लिखाई भी जाएंगी। बेशक आपके पास पुस्तक है, फिर भी आपको कॉपी और पेन चाहिए। गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्णाः कति भवन्ति, माने वर्ण कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं। उत्तर में हमने आपको बताया था 63, माने 63 होते हैं, 63 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में 63 वर्ण होते हैं। अब हम इन वर्णों के बारे में ही हमको पहले सीखना है। ठीक है, पहले वर्णों के बारे में सीखते हैं, फिर शब्दों के बारे में सीखेंगे, फिर वाक्य निर्माण के बारे में सीखेंगे। बस यही तो भाषा का आधार है। चलिएगा, तो मित्रों अब आप कॉपी पेन लेकर के तैयार हैं तो कुछ बातों को लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने वर्णों के 2 भेद किए गए हैं हमारे वैयाकरणों में। जो आपके 63 वर्ण हैं, इनके 2 भेद किए गए, इनके 2 नाम रखे गए। ठीक है, क्या बोलते हैं?
पहला नाम है स्वर। क्या होता है? स्वर। स्वर को आप इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स बोलते हैं। आराम से समझ जाएंगे, थोड़ा सा कोई परेशानी नहीं है। वॉवेल्स का मतलब होता है संस्कृत भाषा में स्वर, इनको स्वर बोलते हैं। ठीक। और स्वर के अलावा आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इनको जो स्वर होते हैं संस्कृत भाषा में इनको अच भी बोलते हैं। ठीक है, पर आपको स्वर रूप मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, जब हम संस्कृत पढ़ाते समय आपको आगे कहेंगे अच, तो अच का अर्थ भी स्वर ही होता है, वोवेल्स होता है। ठीक, एक भेद तो आपका ये है, स्वर माने वोवेल्स। कितने ये आपको बताएंगे अभी। दूसरा भेद है, दूसरा नाम कुछ वर्णों का रखा है व्यंजन। क्या व्यंजन? ये खाने वाले व्यंजन नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है संस्कृत में व्यंजन। और दूसरा, इसको व्यंजन को हम आगे आपको पढ़ाएंगे हल बोलते हैं, हल भी बोलते हैं। क्या है हल? एक खेत में चलाने वाला हल नहीं है ये हल। बस हल कहने से जो व्याकरण पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये व्यंजन को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दो नाम महर्षि पाणिनि के द्वारा इनके रखे गए हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ध्यान रखिए, लिख लिया आपने, लिखते रहिएगा। आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा जी। हर चीज को एकदम क्लियर करके चलूंगा आपको। बिल्कुल भी अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरा कोई भी पाठक कितना भी कम स्तर वाला, बुद्धि का उनका कम स्तर है, तो भी उनको हर चीज समझ में आ जाए। यही तो शिक्षक की विशेषता होती है कि वो अपने सभी पाठकों को जो पढ़ा रहा है वो बात बुद्धिगत करा दे। चलिएगा, अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो 63 वर्ण हैं, 63 लेटर्स हैं, इनको दो भागों में बांट दिया है, स्वर और व्यंजन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं अच और हल, इसको ऐसे भी कह सकते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, कुछ भी कहिएगा, ये आपको अभी पूरा पता है। दो नाम आपको ध्यान रखना है, स्वर बोलेंगे तो वॉवेल्स और व्यंजन बोलना है तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो 63 वर्ण हैं, ये 63 वर्ण हैं, इनमें से हम कैसे पहचाने कि कौन सा इसमें व्यंजन है और कौन सा इसमें स्वर है? पहचान भी तो होनी चाहिए, इंग्लिश की तरह नहीं है। इसमें पहचान भी बताएंगे आपको, डेफिनेशन भी बताई जाएगी कि स्वर की डेफिनेशन ये है और व्यंजन की डेफिनेशन यह है। महर्षि पाणिनि, ये महर्षि पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा है। ये ध्यान दीजिएगा। स्वर की पहचान, स्वर की पहचान लिखिएगा आप, लिखिएगा स्वर की पहचान। स्वर की पहचान लिखनी है आपको, यहां नंबर 2 लिख लीजिएगा, ये नंबर दूसरा सूत्र है। ठीक है, लिखिएगा नंबर 2, स्वयं राजंत इति स्वराः। ये महर्षि पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा का वचन है। ठीक है, क्या है? स्वयं राजंत इति स्वराः।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैंने यहां लिख दिया है, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, आदि। बहुत सरल परिभाषा है, बहुत ही। प्रिय पाठकों, आपको कॉलेज में, विश्वविद्यालय में ये चीजें नहीं पढ़ाई गई, आप पढ़ लीजिएगा। आपका ये सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य, आपको पढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि जो वर्णमाला है, हमारे 63 लेटर्स हैं, उनमें से जो वर्ण माने अकेले उच्चारित हो सकते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग के, अकेले जिनका उच्चारण किया जा सकता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? बोलो, स्वर, वोवेल्स कहते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर कहा जाता है। क्लियर है? जैसे ये मैंने आपको दिया आ, देख रहे हैं आप, ये आ, इसको आप अकेला बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आ, आ, आराम से बोल सकते हैं आ, कोई कठिनाई नहीं है। इसको बोल सकते हैं आ, क्या बोल सकते हैं? आ। इस प्रकार से जिनका अकेला उच्चारण भी किया जा सकता है और दूसरे के साथ भी किया जा सकता है। यही अर्थ आया कि जिन वर्णों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है और दूसरे के साथ भी किया जा सकता है, ऐसे वर्णों को क्या कहा? महर्षि पाणिनि ने स्वर कहा है, वोवेल्स। ठीक है, अब व्यंजन की परिभाषा लिखिएगा। अभी आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी लिखते जाइएगा आप। ठीक है, नंबर 3, अन्वग भवति। देख के एक बार सही लिखिएगा, देख के। बहुत सारे पाठक गलत लिख देते हैं। हम यहाँ इतना मेहनत परिश्रम से लिखते हैं आपके लिए, बहुत ये पीडीएफ बनाते हैं, बहुत परिश्रम से बनती है, तो देख करके आप शुद्ध लिखिएगा। अन्वग भवति व्यंजनम। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ में लिखा है नीचे, क्या लिखा है? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से ही उच्चारित हो सकते हैं, अर्थात जिन वर्णों का अकेले उच्चारण नहीं किया जा सकता हो, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। व्यंजन की डेफिनेशन क्या बताई, परिभाषा बताई कि वर्णमाला के अंदर जो वर्ण अकेले उच्चारित नहीं हो सकते हैं, उनके उच्चारण के लिए कोई दूसरा वर्ण चाहिए ही। बिना किसी दूसरे के सहयोग के उनका अकेले उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। अथवा आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए ऊपर वाले जो स्वर हैं, क्या स्वर हैं, अर्थात उन स्वरों के सहयोग से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। इसका पूरे का यही भाव है। अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वर के सहयोग से
उच्चरित होते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं, बोलो, व्यंजन। जैसे आप अभी अपनी हिंदी को भूल जाइएगा, आपके गुरुजी ने स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया है भूल जाइएगा, थोड़ा यहां अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा। ये मैंने आपके लिए एक वर्ण लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है, ऐसा मैं लिखा है हलंत। इस अकेले का उच्चारण नहीं हो सकता, मैं ही नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता इसका उच्चारण। मैं करूंगा तो मुझे किसी स्वर को जोड़ना पड़ेगा। मैं बोलूंगा का बोलूंगा तो का में कैसे बोलूंगा, ये जो का बोला जाता है ये अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, इसके अंदर ये का प्लस आ, ये दो वर्णों का समूह है। ये ध्यान देंगे, हमारे हिंदी वाले पाठकों को ये नई बात ज्ञात हो रही होगी। क्या, ये का माने ये तो अकेला है परंतु इसको बोला ही नहीं जा सकता, अकेला बोल नहीं सकते। जब भी बोलेंगे का तो अ मिल करके बोलेगा, अथवा ई मिलकर आ जोड़ना पड़ेगा, दीर्घ आ स्वर मिला करके ही बोलना पड़ेगा, अकेले का उच्चारण नहीं कर सकते आप, स्वर के सहयोग से ही होता है। देखिएगा, इसको बोला का तो इसमें क्या मिल गया, आ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अकेले का उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, बोलो, व्यंजन। ये स्वर के सहयोग से ही बोला जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन, हल, कॉन्सोनेंट। ये स्वर की और व्यंजन की एकदम स्पष्ट परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब आप किसी को भी आराम से पढ़ा सकते हैं कि स्वर उनको बोला जाता है जिनका उच्चारण आप अकेले भी कर सकते हैं और दूसरे के साथ भी किया जा सकता है, और व्यंजन उनको कहते हैं जिनका अकेले उच्चारण नहीं हो सकता है, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। उन वर्णों को क्या कहा गया है संस्कृत भाषा में, बोलो बोलो, लिखो, कमेंट कीजिएगा, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, चलिएगा, ये दो बात आपकी क्लियर हो गई है आज की कक्षा में। ठीक है, क्या क्लियर हुआ, स्वर स्वयं राजंत इति स्वराः, इसका अर्थ है जो स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं, जो स्वयं अकेले उच्चरित हो सकते हैं उनको स्वर बोलते हैं, और अन्वक भवति व्यंजन माने जो स्वरों के पीछे चलने वाले होते हैं, स्वरों के बिना जो उच्चरित नहीं हो सकते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। यही बात मैंने हिंदी में समझा थी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर सिद्धांत, स्वर का और वॉवेल्स का मैंने पूरा बता दिया। तीन बात हो गई, वर्ण कितने होते हैं, 63 माने 63, 63, और वर्णों के भेद कितने, दो, स्वर माने वॉवेल्स, व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब आ जाइएगा, तो ये टेबल है आपका, देखिएगा इस टेबल में आप देख रहे हैं यहां पर ये जो टेबल है, ये टेबल है, ये पुस्तक में से लिया है, एक बहुत सुंदर पुस्तक है। मैं इसको सबके लिए नहीं है, ये जो पाठक जैसे ऐसा विचार करते हैं ये टेबल हमें भी मिल जाए, हैं? ऐसे भी होते हैं बहुत सारे पाठक। ये उस पुस्तक का टेबल है, इस पुस्तक में ये टेबल बना हुआ है। ये क्या है, ये शिक्षा शास्त्रम नाम की पुस्तक है। ठीक है, ये जानकारी दे रहा हूं आपके लिए, ये शिक्षा शास्त्रम नाम की पुस्तक है। यहां आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा, ये शिक्षा शास्त्रम नाम की पुस्तक है, इसके आज लेखक हैं उदयनाचार्य। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर वर्णों के बारे में सचित्र वर्णन किया गया है। ठीक है, मोटी पुस्तक है, सजलित पुस्तक है।
कोई भी पाठक यदि वर्णों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, भिन्न भिन्न आचार्यों के मतों को जानना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आपके लिए वही सुविधा है, ये वेबसाइट है देववाणी संस्कृतम, यहाँ पर आपको ये पुस्तक आराम से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ये हर जगह नहीं मिलती है। तो ये जो टेबल है मैंने यहीं से आप सभी के पाठकों को पढ़ाने के लिए स्कैन किया हुआ है। ठीक है, भाई सभी लोग तो पुस्तक नहीं मंगा सकते, मंगाने जिसको आवश्यकता है, जो चाहते हैं, जो समर्थ हैं वो मंगाएं, जो नहीं समर्थ हैं वो इसी से काम चला सकते हैं, इसी से चलाएं। ऐसा ही होता है। तो ये टेबल है। अब इसमें आप देखेंगे यहां पर ये लिखा हुआ है 63 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 63 का मतलब है ये सारे टोटल वर्ण मिलाकर के 63 का टेबल है। इसके अंदर दो भाग हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक स्वर का भाग है और एक व्यंजन का भाग है। ठीक है जी, ये स्वर है और ये व्यंजन है, आप विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, परंतु अभी इनमें चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, आइएगा, चलिए कॉपी तैयार कर लीजिएगा। वर्णों के दो भेद, ये बात कर ली हमने। अब आ जाइएगा स्वर। संस्कृत भाषा में जो स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में केवल 2 प्रकार के होते हैं, जिसको आप पढ़ाते समय बहुत सारे लोग बोलते हैं छोटा और बड़ा। यही बोलते हैं, छोटा आ बड़ा आ, ऐसे बोलते हैं, वो गलत है पूरा। हमें सही पढ़ाना चाहिए कि क्या है, छोटा बड़ा नहीं लगाना चाहिए। संस्कृत भाषा में जो स्वर हैं उनके 3 नाम दिए हैं, लिखिएगा। नंबर 1 नाम दिया है ह्रस्व। क्या दिया है? ह्रस्व। दूसरा नाम दिया है दीर्घ। कुछ वर्णों का नाम, कुछ स्वरों का नाम है दीर्घ और कुछ स्वरों का नाम है ह्रस्व। ये हमारे हिंदी वाले टीचर भी जानते होंगे वैसे। ठीक है, एक तीसरा नाम और है कुछ वर्णों का, कुछ स्वरों का, प्लुत। ये शायद हमारे बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, परंतु देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं करोड़ों लोगों को ये महर्षि पाणिनि की विद्या से परिचित करा रहा हूं। तीसरा नाम क्या है? प्लुत। लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें। कौन से ह्रस्व होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं, कौन से प्लुत होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये स्वरों के ही होते हैं, व्यंजनों के नहीं होते। व्यंजनों में मत ढूंढिएगा, ये स्वरों के ही। कुछ स्वर को ह्रस्व बोलते हैं, कुछ को दीर्घ बोलते हैं, कुछ को प्लुत बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा ह्रस्व कौन सा होता है, दीर्घ कौन सा होता है, प्लुत कौन सा होता है, ये कैसे पहचाने? इसकी पहचान लिख लीजिएगा। पहचान लिखिएगा, लिखिए। ह्रस्व, ह्रस्व की पहचान है, पुस्तक में लिख लीजिएगा, एकमात्रिक। एकमात्रिक जो स्वर होते हैं उनको ह्रस्व बोलते हैं। अब आप कहेंगे एकमात्रिक क्या होता है, ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी, बस अभी लिख लीजिएगा। ह्रस्व क्या होता है? एकमात्रिक काल वाला वर्ण होता है। एकमात्रिक काल वाले वर्ण को क्या बोलते हैं? ह्रस्व। महर्षि पाणिनि ने उनको
ह्रस्व कहा है स्वरों को। लिखिएगा एक मात्र। जो दीर्घ होता है, दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर, उसको क्या है, द्विमात्रिक। उसकी दो मात्रा काल वाले स्वरों को दीर्घ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, दीर्घ। ध्यान दीजिएगा। और प्लुत क्या है, प्लुत। प्लुत है त्रिमात्रिक। तीन मात्रा काल वाले वर्ण स्वर को क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसका नाम दिया गया है प्लुत। अब थोड़ा तो क्लियर हो गया आपको, पूरा नहीं हुआ, हम जानते हैं पूरा नहीं हुआ, हो जाएगा, पर चिंता मत कीजिएगा। एक मात्रिक काल वाले वर्ण को ह्रस्व बोलते हैं, द्विमात्रिक काल वाले वर्ण को, स्वर को, वर्ण माने स्वर को दीर्घ बोलते हैं, और त्रिमात्रिक काल वाले वर्ण को क्या बोलते हैं बोलो, प्लुत। ठीक है, चलिएगा। ये तो हो गए स्वर के, ठीक है। और जो व्यंजन होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन, जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनका क्या काल है। व्यंजन की पहचान क्या है, कहते हैं अर्धमात्रिक। ये जो आधी मात्रा के काल वाला जो वर्ण होता है उसको व्यंजन बोलते हैं। अब तो काफी क्लियर कर दिया मैंने, अभी तो पूरा कर दूंगा, चिंता मत करें। अर्धमात्रिक माने आधी मात्रा के समय में बोला जाने वाले जो वर्ण हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब आप ऐसा कह सकते हैं मोटी भाषा में समझने के लिए कि ह्रस्व का जो ह्रस्व स्वर हैं उनका समय माने वो कितने समय में बोलने चाहिए, तो बता दिया एक मात्रा के काल में, एक मात्रा का काल। और दीर्घ का उच्चारण कितने समय में करना चाहिए, कहते हैं दो मात्रा के काल में। और प्लुत का उच्चारण कितने समय में करना चाहिए, तीन मात्रा के काल में। और व्यंजनों का उच्चारण कितने समय में करना चाहिए, कहते हैं अर्धमात्रा के काल में। अब आपको ये मुझे समझाना है कि एक मात्रा का काल कितना होता है, दो मात्रा का काल कितना होता है, तीन मात्रा का काल कितना होता है, और आधी मात्रा का काल कितना होता है। बस ये समझना है। इसको मोटी परिभाषा हमारे वैयाकरणों ने, हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने बता दिए। क्या बता दिए, आ जाइएगा। ये लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, समझ के आप आराम से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। जितने समय में, लिखिएगा, चलिए, मनुष्य की आंखों का पलक एक बार झपकता है, उतने समय को एक मात्रिक काल कहा जाता है। बन गई बात, बहुत मोटे। अब तो आप आराम से समझ गए होंगे। एक मात्रिक काल का जो निर्धारण किया है हमारे आचार्यों ने, उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो पलक है जितने समय में एक बार झपकता है, कितना, एक बार झपकता है, उतने समय को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया है, एक मात्रिक टाइम माने काल। क्या, एक मात्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, एक मात्रिक का मतलब है एक बार पलक झपके। एक मात्रिक काल का अर्थ हुआ
के पलक का एक बार झपकना, एक बार पलक जितने समय में झपकता है उतने समय में ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना चाहिए, मतलब वो एक मात्रिक है। और द्विमात्रिक काल क्या है? 2 बार पलक झपकना, जितने समय में 2 बार पलक झपकेगा तो वो द्विमात्रिक काल हो गए, टाइम हो गए। और त्रिमात्रिक काल उसका 3 गुना हो जाएगा। 3 बार पलक झपकना माने जितने समय में 3 बार पलक झपके उतना समय क्या होगा? त्रिमात्रिक हो गया। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, पक्का। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, जो स्वर हैं, जो स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, उनका एक बार पलक जितने समय में झपकता है उतने समय में उच्चारण करना चाहिए। जैसे अभी बताया जाएगा, ये आ, ये ह्रस्व है, इस आ का उच्चारण इतने समय में हमें करना चाहिए जितने समय में एक बार पलक झपकता है। और जो दीर्घ होते हैं, दीर्घ वर्ण जैसे दीर्घ हैं, इसका उच्चारण कितने समय में करना चाहिए? तो कहते हैं 2 बार पलक जितने समय में झपकता हो उतने समय में करना चाहिए, तब वो शुद्ध माना जाता है, अन्यथा शुद्ध माना जाता है। और जो प्लुत होता है, प्लुत का मतलब क्या हो गया? पलक का। ये प्लुत को संस्कृत भाषा में कैसे लिखते हैं आपको आगे बताएंगे। ऐसे लिखते हैं, ये इसके पे आ लिख दिया और ये 3 का पीछे अंक लिख देते हैं, नंबर 3 नंबर लिख देते हैं। इसका मतलब है ये त्रिमात्रिक है, तो पीछे 3 लिखा जाता है, वो क्या निर्देश करता है? त्रिमात्रिक है। तो 3 बार पलक जितने समय में झपकता है उतने समय में प्लुत वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अच्छा जी, और जो व्यंजन है, व्यंजन का मतलब क्या हुआ? अर्धमात्रिक। क्या है? अर्धमात्रिक। अर्थात जो व्यंजन होते हैं उनका माने एक पलक का झपकने के समय में 2 व्यंजनों का उच्चारण होना चाहिए। एक बार पलक झपकने के आधे समय में एक व्यंजन का उच्चारण होना चाहिए। ऐसा ही हम करते हैं। ऐसे करने से ही हमारे वर्णों से जो शब्द निर्मित होते हैं वो एकदम दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देते हैं और दूसरा व्यक्ति आपके उन शब्दों को सुन करके सही सही अर्थ समझ लेता है। क्लियर बात है? चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैंने आपको ये कुछ परिभाषाएं लिखाई हैं, ठीक है। अब हमारा नंबर आता है आपका ये जो टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आपको देख रहे होंगे आप, ये स्वर हैं। कौन से हैं? ये स्वर हैं, स्वर आप देख रहे हैं, ये स्वर हैं। पूरे आपके स्वर की जो संख्या है वो 22 है। ये इंजूम नहीं हो सकता है यहाँ पर अब, ठीक है। कितनी है? 22। 22 हमारे स्वर हैं। क्या है? 22 हमारे स्वर हैं। और बाकी के जो बच गए हमारे हैं, बाकी के मतलब 41 बच गए, ये सारे ये क्या है? ये व्यंजन हैं, ये व्यंजन हैं सारे। इनके अंदर और भी भेद हैं, वो आपको कल पढ़ाएंगे आगे की कक्षा में। और ये कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए हैं आप देख रहे हैं? 63। यहां कोने में दिख रहा है, मैं ऊपर कर देता हूं आपको। कितने वर्ण हो गए मित्रों? बोलो। 63। ठीक है। अब आपने इनको ये तो समझ लिया
कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर का समय कितना होता है, स्वर के भेद कितने होते हैं, व्यंजन का अर्थ समय कितना होता है। ये तो आज की कक्षा में हमने आपको पूरा स्पष्ट कर दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब मैं अगली कक्षा में आपको बाकायदा इनका उच्चारण करके दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं यहां पर ये जो 3 का अंक लिखा है, 3 का अंक है, ये प्लुत का बोधक है, प्लुत का परिचायक है। ये कहता है ये प्लुत होते हैं, ये त्रिमात्रिक वर्ण होते हैं। कहीं पर किसी वर्ण के पीछे 3 अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो प्लुत है। ये दीर्घ की पंक्ति है और ये ह्रस्व की पंक्ति है। कल इसको और बताऊंगा, क्लियर करूंगा, उच्चारण आपको सिखाना है, ठीक है। उच्चारण आपको सिखाना है मुझे, कैसे इनका उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। फिर इनके उच्चारण स्थान बताने हैं। तो आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ा है, आप इसको पूरे को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अपने जो भी, यदि आप अध्यापक हैं अथवा आप माता पिता हैं, तो अपने बालकों को भी इस शिक्षा को देंगे। इससे आपके बालक भी भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीख जाएं, ठीक है। ये वर्णोच्चारण शिक्षा के बारे में विस्तार से जो पुस्तक है वो मैंने आपको बता दी है। जो भी पाठक लेना चाहें वो वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगा लें, ठीक है। अब मैं मित्रों आपसे अपनी गुरुदक्षिणा भी लेना चाहता हूं। हर कक्षा में गुरुदक्षिणा ली जाएगी आपसे, गुरुदक्षिणा तो देना काम होता है भाई। पंडित जी एक बार हवन कराते हैं तो गुरुदक्षिणा लेते हैं, फिर दोबारा कराते हैं, फिर दोबारा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार ले लिया और फिर छोड़ दिया। हम हर कक्षा पढ़ाएंगे, हर कक्षा में आपसे गुरुदक्षिणा लेंगे। हमारी गुरुदक्षिणा आप देखेंगे क्या है मित्रों, निवेदन है हमारी गुरुदक्षिणा एक रूप से। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु सभी पाठक वृंद 100 लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ें। जब आप जोड़ेंगे तो हम वो संस्कृत अपने आप सीखने लगेंगे। आप जोड़ के तो देखिएगा, ये गारंटी तो हमारी है कि वो संस्कृत हम उनको सिखा देंगे। तो ये हमारी गुरुदक्षिणा है। गुरुदक्षिणा आपसे विनम्रता पूर्वक मांगते हैं और हर पाठक दें, कोशिश करें। डर नहीं जाना है कि हम गुरुदक्षिणा नहीं देंगे तो जी अब हम नहीं पढ़ रहे, नहीं यदि आप में हिम्मत है गुरुदक्षिणा देने की तो दीजिएगा, अन्यथा आपको पढ़ना तो है, पढ़ना मत छोड़िएगा। नहीं तो आप कहेंगे अरे गुरुजी गुरुदक्षिणा मांग रहे हैं, बिना गुरुदक्षिणा के तो विद्या आती नहीं है। नहीं, आप पढ़िएगा पहले। गुरुदक्षिणा हो सकती है तो दे दीजिएगा और नहीं हो सकती है तो फिर पढ़िएगा। यही एक अच्छा कार्य कर लीजिएगा। गुरुदक्षिणा कैसे दे सकते हैं? आराम से आप 100 लोगों को जोड़ सकते हैं। वर्तमान में सभी लोग तो सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, वहां पर इन कक्षाओं को शेयर करते रहिएगा, अपने आप गुरुदक्षिणा आपकी आ जाएगी हमारे पास में। कोई चिंता की बात नहीं है, इतना करना है बस, कॉपी पेस्ट छुट्टी। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों और फिर वर्णों का उच्चारण सीखते हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।